नमस्कार, आप देख रहे हैं बात मुद्दे की। मैं हूं आपके साथ लावनी। आज बात करेंगे उस देश की जो दुनिया में सबसे ज्यादा, जिसके पास मर्चेंट नेवी हो, जिसके पास दुनिया का सबसे ज्यादा यानी 15% से ज्यादा का जहाज हो। वो देश आज आर्थिक संकट से जूझ रहा है। हम बात कर रहे हैं ग्रीस की। ग्रीस आजकल आर्थिक संकट से जूझ रहा है। उसके ऊपर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के 1.6 अरब यूरो का कर्ज वापस लौटाने का दबाव है। आज उसकी डेडलाइन थी, लेकिन ताजा अपडेट यह है कि प्रधानमंत्री एलेक्सिस सिप्रास ने साफ तौर से यह कर्ज देने के लिए मना कर दिया है। अब इन सब के बीच बड़ा सवाल उठने लगा है कि क्या ग्रीस अब यूरो जोन में रह पाएगा। सब कुछ निर्भर कर रहा है 5 जुलाई पर। 5 जुलाई का दिन जनमत संग्रह के लिए तय हुआ है। अगर जनता सीधे सीधे एलेक्सिस के साथ जाती है तो सीधे तौर पर ग्रीस यूरोजोन से बाहर हो जाएगा, लेकिन फिर भी ग्रीस की तरफ से कोशिशें जारी है कि वो यूरोजोन में बना रहे। इन सब के बीच अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य की बात करें, भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें, तो भारत का अगर देखा जाए, जैसा कि जानकार कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में इसका कोई खास असर नहीं पड़ेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में इसका असर पड़ सकता है। अगर आपको याद हो तो कुछ दिन पहले ही आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन ने भी चेतावनी दी थी। साफ तौर से कहा था कि विश्व आर्थिक मंदी की ओर बढ़ रहा है। क्या ग्रीस में आया हुआ संकट इस बात की ओर संकेत कर रहा है? तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट के साथ। ग्रीस ने आईएमएफ को 1.6 बिलियन यूरो कर्ज लौटाने से इनकार कर दिया है। ग्रीस पर 11 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के कर्ज की पहली किस्त 12,000 करोड़ रुपए चुकाने की डेडलाइन आज खत्म हो गई। खबर है कि यूरोपीय कमीशन ने ग्रीस के सामने एक और बेलआउट पेशकश रखी है। इस पेशकश के तहत ग्रीस के प्रधानमंत्री एलेक्सिस सिप्रास को यूरोजोन वित्त मंत्रियों के यूरो ग्रुप की बैठक के लिए लिखित सहमति देनी होगी। साथ ही 5 जुलाई को होने वाले जनमत संग्रह के दौरान बेलआउट के पक्ष में प्रचार करना होगा। खबर यह भी है कि जो भी पेशकश रखी गई उसे ग्रीस सरकार ने ध्यान से सुना, लेकिन प्रधानमंत्री एलेक्सिस सिप्रास बेलआउट के पक्ष में वोट नहीं देंगे। ग्रीस संकट के गंभीर होने की वजह से भारत में भी चिंताएं बढ़ने लगी हैं। भारत के कुल निर्यात में ग्रीस का हिस्सा 0.1% है, जबकि आयात में 0.03% है। अगर यूरो ज्यादा गिरा तो यूरोपीय देशों में निर्यात प्रभावित होगा। भारतीय निर्यात की स्थिति फिलहाल मजबूत नहीं है। ऐसे में निर्यात के मोर्चे पर हालात और बिगड़ेंगे, जिसका सीधा असर अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। भारतीय कंपनियों के इंजीनियरिंग प्रोडक्ट की सबसे बड़ी मार्केट यूरोपीय यूनियन है। ऐसे में इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट पर असर पड़ेगा। यूरोप में ब्याज दर में बढ़ोतरी की स्थिति में विदेशी निवेशक भारतीय बाजारों से अपनी पूंजी निकाल सकते हैं। केंद्र सरकार की सफाई के बावजूद हकीकत यह है कि पूरी सरकार, रिजर्व बैंक और उद्योग व्यापार जगत बेहद चिंता के साथ ग्रीक संकट की लगातार गहराती गंभीरता पर करीबी निगाह रख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो ग्रीस के हालात जिस तरह से बने हुए हैं, सीधे सीधे सवाल उठ रहा है कि क्या ग्रीस अगर यूरोजोन से बाहर जाता है तो जो दूसरी कंट्रीज हैं, स्पेन, इटली, तमाम जो कंट्रीज जो बाकी कर्ज में डूबी हुई हैं, क्या उनके ऊपर भी इसका असर पड़ेगा? और अगर उनके ऊपर भी असर पड़ता है तो भारत में इसका क्या असर पड़ेगा? भारत वो देश जहां पर इस वक्त की जो सरकार है सीधे सीधे मेक इन इंडिया जैसे योजनाओं को लेकर आगे बढ़ रही है, क्या उस पर भी असर पड़ेगा? तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करते हैं। दो मेहमान मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। स्वागत कर रही हूं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं जाने माने इकोनॉमिस्ट डॉक्टर एसके दत्ता जी, बहुत बहुत स्वागत। और जाने माने वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर पीके जैन भी इस पैनल का हिस्सा हैं, बहुत बहुत स्वागत। मैं शुरुआत डॉक्टर एसके दत्ता से करूंगी। दत्ता साहब, जिस तरह से ये स्थिति ग्रीस में बनी हुई है, चलिए हम दत्ता साहब आपके पास हैं। उससे पहले हमारे कुछ दर्शकों को आसान थोड़ा कर देते हैं, आखिर ग्रीस संकट है क्या, उनको बता देते हैं। ग्रीस का कर्ज संकट दरअसल 1999 के विनाशकारी भूकंप से ग्रीस के कर्ज संकट की शुरुआत हुई थी। भूकंप में देश का ज्यादातर हिस्सा तबाह हो गया था। इसके बाद 50,000 इमारतों का पुनर्निर्माण कराना पड़ा था। सारा काम सरकारी धन के जरिए हुआ, सरकारी धन खर्च हुआ इसमें। 2001 में यूरोजोन से जुड़ना भी ग्रीस की भारी भूल हो गई। यूरोजोन में आने से कर्ज आसानी से मिलने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस उम्मीद से 2004 के ओलंपिक खेलों में ज्यादा खर्च,
ओलंपिक के लिए 7 साल में 12 अरब डॉलर से ज्यादा खर्च कर दिया गया, यानी फिर से सरकारी धन पर ये तमाम चीजें की गई। नतीजतन राजकोषीय घाटा बहुत ज्यादा बढ़ गया। सरकार ने खातों में हेरा फेरी कर आर्थिक हालात बेहतर बता डाला, जो था नहीं। इसके बाद 2009 में सत्ता में आई नई सरकार ने हेराफेरी का खुलासा कर दिया। हेराफेरी की बात सामने आने के बाद ग्रीस पर विश्व बाजार में विश्वसनीयता भी खत्म हो गई। ग्रीस पर उसकी जीडीपी के तुलना में 113% कर्ज था। उधर 2010 में यूरोजोन, यूरोपीय सेंट्रल बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी सवाल खड़े किए। डिफॉल्ट से बचने के लिए ग्रीस ने 10 अरब यूरो का राहत पैकेज लिया। कुछ समय बाद ग्रीस ने दूसरे मौके में 130 अरब यूरो का राहत पैकेज ले लिया। यानी लगातार राहत पैकेज ग्रीस लेता चला गया। आईएमएफ यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने आर्थिक हालात सुधारने के लिए मदद की, लेकिन ग्रीस ने कोई सबक नहीं लिया तो हालात भी आप देख रहे हैं आज क्या हुआ है। आते हैं डॉक्टर एस के दत्ता के पास। डॉक्टर दत्ता, जो स्थिति वहां पर बनी हुई है, अब अगर देखा जाए तो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री अलेक्सिस ने कह दिया है कि हम तो कर्ज वापस नहीं करने वाले हैं, तो हम क्या मान लें कि अब यूरोजोन से बाहर जा सकती है ग्रीस? मैं समझता हूँ कि वो ज़्यादा दूर नहीं है वो दिन जब या तो ग्रीस यूरोजोन से बाहर जाएगी या तो निष्कासित होगी। क्योंकि जब कोई भी देश अपना हाथ उठा देता है और कहता है कि हमारे लिए संभावना नहीं बनता है या फिर हम संभव नहीं है कर्जा वापस करना, तो ऐसे सिचुएशन में अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे उसकी जो विश्वसनीयता है उस पे प्रश्न चिन्ह लग जाता है। और कहीं ना कहीं पे एक खतरनाक परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से देश के अंदर पैदा होता है, जो आज के डेट में ग्रीस जूझ रही है। तो उस तरह के सिचुएशन में कोई भी दूसरा देश उसके साथ व्यापार करने के लिए इच्छुक नहीं होता है, ना ही किसी तरह का एड या फाइनेंशियल पैकेज या फिर लोन देने की गुंजाइश भी बनती है, और हर देश कतराता है। आपको याद होगा जब ब्राज़ील पे जब ये हाइपर इन्फ्लेशन की क्राइसिस हुई थी 1980s और 1990s में, या फिर दक्षिण पूर्वी एशिया के देश जब पेपर टाइगर्स का खिताब जब मिला था दक्षिण पूर्वी एशिया को, और एक एक करके वहाँ के देश की आर्थिक हालात इतना ख़राब हो गया था कि एक एक करके आर्थिक दृष्टिकोण से पतन हो गया था सारे देशों का, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सब देश। तो उस दौरान भी ऐसे ही आर्थिक संकट पूरे प्रांत में पैदा हुआ था, और उसके चलते तमाम दुनिया के जो देश है वो लोग मतलब उन सब देशों के साथ व्यापार करने में कतरा रही थी। लेकिन यहाँ पर दत्ता साहब स्थिति अगर थोड़ा सा अलग यहाँ पर इसलिए हो जाती है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जो 19 देश है उसमें खास तौर से स्पेन की बात कर लें, पुर्तगाल की बात कर लें, इटली की बात कर लें, ये सब भी ग्रीस की राह पर ही है। स्पेन की अगर अकेले बात की जाए तो उनके पास भी 807 अरब यूरो का उन्होंने कर्ज ले रखा है। तो ये जो तमाम देश हैं वो कतई नहीं चाहेंगे कि इस तरीके की स्थिति बने। ग्रीस आज आउट हो रहा है, कल को हमारे ऊपर भी ऐसा दबाव बन सकता है। बिल्कुल लावनी, मैं उसी पे ही आ रहा था। मेरा कहना था कि इस तरह की परिस्थिति में जब आर्थिक संकट जब चरम सीमा पे हो जाती है और वहाँ की सरकार कहीं ना कहीं पे नाकाम हो जाती है उस आर्थिक संकट को निपटने में, तो या तो दो चीज़ होता है। एक तो है कि आर्थिक दृष्टिकोण से आप एक पराया देश हो जाते हैं, मतलब आपके ऊपर आपके साथ कोई आदान प्रदान करने के लिए तैयार नहीं होता है, या तो फिर बेल आउट पैकेज या फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से राहत की स्कीम की घोषणा होती है और उसको बाहर निकाला जाता है। मैं समझता हूँ कि पूर्वी यूरोप पे जिस तरह का आर्थिक संकट मंडरा रहा है, चाहे वो ग्रीस हो, मैसेडोनिया हो, या फिर आपके स्पेन हो, पुर्तगाल हो, या फिर ऑस्ट्रिया हंगरी भी क्यों ना हो, ऐसे परिस्थिति में मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को और खास करके वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को गौर करने की आवश्यकता है। क्योंकि आज अगर पूर्वी यूरोप में अगर इस तरह की परिस्थिति है तो उसका कहीं ना कहीं पे गूंज दूसरे जगह पे भी हो सकता है, और वैसे सिचुएशन पैदा ना हो, इसलिए अभी इस परिस्थिति को संभालना बहुत आवश्यक हो गया है। बिल्कुल, मैं भारत के परिप्रेक्ष्य में भी बात करूंगी, लेकिन उससे पहले डॉक्टर पीके जान से एक चीज समझना चाहूंगी। जैसा अगर देखा जाए तो अब जो स्थिति है ग्रीस में, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जनमत संग्रह होगा, 5 जुलाई को जनमत संग्रह हो भी जाएगा। अगर हम ग्रीस का इतिहास उठाकर देखें तो इस मसले पर जनमत संग्रह का अपना एक
प्रचलन जैसा रहा है। अगर 2012 की भी बात की जाए तो यही मसला उठा था, उस वक्त भी जनमत संग्रह की बात हुई थी। तब जब सिरिजा पार्टी थी वो बात दूसरी कर रही थी, उस वक्त वो खर्च कटौती का विरोध कर रही थी, लेकिन आज स्थिति बिल्कुल बदल गई है। क्या आपको लगता है कि वाकई अगर जनमत संग्रह हुआ तो जो प्रधानमंत्री चाह रहे हैं वैसी स्थिति बन पाएगी अगर ग्रीस के इतिहास को देखें तो? देखिए, ऐसा है कि ग्रीस पर बहुत ज़्यादा विश्वास अगर इतिहास में भी हम लोग देखें तो कभी रहा नहीं है इस देश पर। इस देश की संस्कृति जरूर महान रही है, हम हमेशा कहते आए हैं, लेकिन जहाँ तक जनमत संग्रह का प्रश्न है और आर्थिकता का प्रश्न है, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। असल में वहाँ की जो राज सत्ता है, जो सत्ता चला रही है, वो ये चाहती है कि किसी भी तरह से IMF को उन्हें लोन न देना पड़े। इस बात को अच्छी तरह समझ लें। उनके दिमाग में एक चीज़ बिल्कुल स्पष्ट है कि एक क्या 11 लाख समथिंग यूरो का जो कर्ज उनके ऊपर है, जो कर्ज उनके ऊपर है, वो उनको ना देना पड़े। उससे क्या होगा कि उनको एक किक स्टार्ट मिल जाएगा, एक नए तरीके से स्टार्ट मिल जाएगा। वरना वो अगले 10 सालों में भी इस स्थिति में कभी भी ग्रीस नहीं होगा। मैंने तो वहां विजिट किया है और मैं वहां पर देख करके आया हूं स्थितियां क्या हैं कि वहां पर कारखाने ना के बराबर हैं, वहां के वेजेस इतने हाई हैं कि वहां का जो राजकोषीय घाटा वो आधे से अधिक इस कारण है क्योंकि वहां के वेजेस बहुत ज्यादा हैं। यानी उनकी तनख्वाहें इतनी ज्यादा हैं कि वो खर्चा सहने की स्थिति में ग्रीस अब नहीं रहा है। और वो कटौती करे कैसे, जो स्थितियां 2008, 9 और 10 के अंदर पिछले 4-5 सालों में वहां पर रही, वो तभी हो सकता है जबकि उनको कर्जा ना चुकाना पड़े। मान लीजिए 100 रुपए की आय है, मोटा मोटा समझिए, उसमें से 50-60 रुपए चले जा रहे हैं तनख्वाहों पर या जो खर्चा उनका अपना है। अब 40 रुपए बचते हैं। अब 40 रुपए में वो क्या तो जन योजनाएं चलाएंगे और क्या वो राष्ट्र के ऊपर पैसा लगाएंगे। स्थिति इस समय ग्रीस की ये है। ग्रीस जैसी स्थिति औरों की हो जाएगी, मैं इससे बहुत डिफर करता हूं। ऑस्ट्रिया एक बहुत छोटा सा राज्य है, हम जानते हैं। पुर्तगाल कोई बहुत बड़ा राज्य नहीं है, कुछ करोड़ों में इनकी जनसंख्याएं हैं। जर्मनी भी उसमें है, अगर उसमें भी है। नहीं, जर्मनी की स्थिति बिल्कुल अलग है। अगर आप जर्मनी पर चर्चा करेंगे तो मुझे पूरा कार्यक्रम चाहिएगा। जर्मनी की वो स्थिति मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी आने वाली है। स्थिति क्यों, ये रीजन क्यों है, क्योंकि आपने चर्चा जर्मनी की तो मैं आपको बता दूं, जर्मनी में कारखाने बहुत हैं, वहां पर मैन्युफैक्चरिंग बहुत हो रही है, वहां पर निवेश बहुत हो रहा है। लेकिन ग्रीस में निवेश नहीं हो रहा। आप समझ लें, ग्रीस में कोई भी चीज पैदा नहीं होती। अगर जब मैं कह रहा हूं पैदा नहीं होती तो अमूमन अधिकतर चीजें वहां पर पहुंचती हैं और देशों से। उस देश को पे करना, मैं बड़े मोटे मोटे शब्दों में समझा रहा हूं, ग्रीस को पे करना पड़ता है। ग्रीस के अंदर पैसा बहुत ज्यादा आता नहीं है। टूरिज्म का पैसा वहां पर बहुत ज्यादा है। टूरिज्म के अंदर आप देखिएगा कि टूरिज्म की बात इस चर्चा में कहीं नहीं आ रही। टूरिज्म में जो लोग वहां पर लगे हुए हैं, जो टूरिज्म इंडस्ट्री के अंदर जो लोग हैं, उन पर मंदा नहीं है, मंदा अन्य स्थितियों पर है। तो ग्रीस में भी मंदा ओवरऑल अगर आप देख रहे हैं हम लोग कि ओवरऑल मंदा है, तो उसमें भी कुछ सेक्टर्स को अगर हम लोग छोड़ दें तो वहां पर मंदा नहीं है। पिछले दिनों एजुकेशनल में आप देखें कि वहां ग्रीस में पढ़ाई के लिए अमूमन लोग जाया नहीं करते थे। उन्होंने अपने यूनिवर्सिटीज को, स्कूल्स को इसलिए खोल दिया कि उनको विदेशी मुद्रा चाहिए, जैसे कि यूके और यूएसए ने किया है। लेकिन वो क्या है कि अपना कर्जा चुकाना नहीं चाहता। मेन स्थिति ये है। आप देखिएगा, ना तो वो यूरोजोन से बाहर होगा, आने वाली स्थितियां देखिए, क्योंकि संभव नहीं है, क्योंकि नोट छाप करके अपने देश की आर्थिक स्थिति को, इन्फ्लेशन को ठीक करना, ये कभी भी अच्छा नहीं माना जाता। तो ग्रीस ऐसा नहीं कर, और ग्रीस ऐसा करेगा तो रही से स्थिति भी जाएगी। बिल्कुल। और लेकिन अब हम थोड़ा सा भारत पर लौटते हैं, क्योंकि हमारा जो पूरा परिदृश्य है अगर देखा जाए तो दत्ता साहब, जानकार ये कह रहे हैं कि कोई खास असर नहीं पड़ेगा लॉन्ग टर्म में। अगर देखा जाए लॉन्ग टर्म में इसका कोई खास असर नहीं पड़ेगा, शॉर्ट टर्म में पड़ सकता है। लेकिन खुद हमारे RBI गवर्नर रघुराम राजन एक बार कह चुके हैं, कुछ दिन पहले उनका स्टेटमेंट आया था कि विश्व जो है वो आर्थिक मंदी की ओर बढ़ रहा है और ऐसे में ब्याज दरों को लेकर IMF को भी सोचना होगा, तमाम जो वर्ल्ड बैंक के लिए भी उन्होंने कहा था। और एक और खास तौर से एक बात कही गई थी कि अगर डॉलर और यूरो का प्रभाव प्रभावित होता है तो भारत के लिए चिंता का विषय है। जहाँ रघुराम राजन जी की रिपोर्ट की जहाँ बात आती है या फिर उन्होंने जो कहा है, मैं मोटे तौर पे कुछ चीज़ों को लेकर सहमत हूँ, कई सारी चीज़ों को लेकर सहमत नहीं हूँ। सबसे पहली बात है कि मंदी की जहाँ बात आती है, दुनिया भर में मंदी आज से नहीं है। दुनिया भर में मंदी आपके US के सबप्राइम क्राइसिस के बाद से पूरे दुनिया भर में मंदी चल ही रही है, अलग अलग फेजेस में चल रही है और उस पर उतार चढ़ाव हो रहा है। कभी प्रचंड मंदी है तो कभी थोड़ा सा सुधार होता है, फिर मंदी आ जाती है। और इस तरह के संकट से पूरे यूरोप या फिर आपके अमेरिका या फिर जो न्यू वर्ल्ड जिसको हम लोग कहें, वो जूझ रही है इस आर्थिक संकट से। और कहीं ना कभी
उसका दृश्य एशिया में भी दिखाई देता है, भारत में भी कभी कभी प्रभाव पड़ा है या फिर चीन में पड़ा है, इस तरह की चीज़ें। पर उतना खतरनाक स्थिति चीन, भारत या फिर दक्षिण पूर्वी एशिया में नहीं हुआ है जिस तरह का परिस्थिति पश्चिम में हुआ है, क्योंकि इसके पीछे कारण है और कई सारे तथ्यों हैं जिसको समझने की ज़रूरत है। पर क्योंकि समय कम है तो इसलिए उस पर विस्तार से जा नहीं पाऊंगा, किसी और दिन कोशिश करूंगा इसको समझाने की। यहाँ की जो इकोनॉमी है, भारत की इकोनॉमी और पश्चिम की जो इकोनॉमी है, उस पर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। भारत की इकोनॉमी आज के डेट में भी इंसुलेटेड है। इंसुलेटेड मतलब बहुत सारे चीज़ें हैं जो अंदर से मजबूत हैं, जो पश्चिम के साथ नहीं है। दूसरी बात यह है कि हमारे देश की इकोनॉमी अभी भी लेबर इंटेंसिव है, पश्चिम की इकोनॉमी कैपिटल इंटेंसिव है। लेकिन तो दोनों का सिचुएशन अलग तरह का है। जहाँ बात आती है भारत पे कितना प्रभाव पड़ेगा ग्रीस के इस संकट आपने का, कैपिटल इंटेंसिव की जो बात की है, मैं वहीं यहाँ पर एक चीज़ यहाँ जोड़ दूंगी, क्योंकि अगर देखा जाए जो सरकार है वो मेक इन इंडिया विजन को लेकर चल रही है, और मेक इन इंडिया का मतलब ही है कि बाहर से कैपिटल यहाँ इन्वेस्ट करेंगे वो देश। लेकिन अगर ऐसी स्थिति बन रही है तो आपको नहीं लगता कि ये जो योजना है वो खासी प्रभावित होगी, और यही वजह है चिंता की? नहीं लावनी, कैपिटल इंटेंसिव इकोनॉमी का जो परिपक्ष है या फिर उसका जो परिभाषा है वो अलग है। वो समझना होगा कि आपकी इकोनॉमी किस फोर्सेस से ड्रिवन है, क्या कैपिटल से ड्रिवन है या फिर लेबर से ड्रिवन है या फिर मैन्युफैक्चरिंग से ड्रिवन है। भारत की जो इकोनॉमी है वो लेबर इंटेंसिव इसलिए कहला जाता है क्योंकि मैक्सिमम जो हमारे देश के इंडस्ट्रीज़ है वो इंडस्ट्रीज़ कहीं ना कहीं पे लेबर ओरिएंटेड है। जैसे चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ही क्यों ना हो या फिर कृषि के ही क्यों ना हो या फिर घरेलू और छोटे उद्योग ही क्यों ना हो, उन सब पे मतलब कि लेबर की जो हस्तक्षेप है वो ज़्यादा है कैपिटल के मुकाबले में। और पश्चिम में बिल्कुल उसकी विपरीत परिस्थिति है, उल्टे तरह की परिस्थिति है। तो इसलिए दोनों का कंपेरिजन करना मैं उचित नहीं समझता हूँ, और इसीलिए रघुरान राजन के रिपोर्ट से मैं सहमत नहीं हूँ इस बात को लेके। दूसरी बात जहाँ पे आती है कि ग्रीस पे जो आर्थिक मंदी है क्या उसका प्रभाव कितना पड़ेगा भारत के ऊपर, लॉन्ग टर्म बेसिस पे मैं बिल्कुल मानता हूँ। दूसरे सलाहकार के जो लोग कह रहे हैं, दूसरे एक्सपर्ट, उनके बातों से मैं सहमत हूँ कि लॉन्ग टर्म बेसिस पे भारत पे इसका कोई किसी तरह का प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। मैं उससे एक स्टेप और आगे जाता हूँ, मैं कहता हूँ कि शॉर्ट टर्म बेसिस पे भी भारत पे उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि पूर्वी यूरोप के जितने सारे देश हैं वहाँ के साथ हम लोगों का जो बायलैटरल ट्रेड है, यूरोजोन को आप छोड़ दीजिएगा, बायलैटरल लेवल पे भी आप अगर देखेंगे तो लगभग ना के बराबर है भारत की जो इकोनॉमिक जो कनेक्टिविटी है इन सब देशों के साथ। अगर कनेक्टिविटी अगर बहुत विशाल होता और अगर बहुत ही बड़ा होता तब शायद भारत में जाके इसका असर पड़ता। पर तो कहा जा रहा है कि जो घरेलू यहाँ पर जो छोटी कंपनीज हैं जिन्होंने विदेशों से कर्ज ले रखा है उनके लिए थोड़ी मुसीबत हो सकती है, उनके लिए थोड़ा बहुत 19-20 का थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है। उस पे केंद्रीय सरकार यानी कि भारत सरकार किस तरह की राहत पैकेज देती है अगर खतरनाक परिस्थिति अगर पैदा होता है वो महत्वपूर्ण होगा। ठीक है डॉक्टर जान, अब जो ये स्थिति बन रही है, हम धीरे धीरे चीजों को समझ रहे हैं, तो अब एक स्थिति और बन रही है। अगर ग्रीस के साथ ऐसी स्थिति होती है, वो यूरोजोन से बाहर जाता है, अभी हालांकि क्लियर नहीं है, लेकिन अगर ऐसी स्थिति होती है तो अगर हम अमेरिका के परिप्रेक्ष्य में देखें, यूएस के परिप्रेक्ष्य में देखें, तो क्या मानते हैं आप अमेरिका ये कतई नहीं चाहेगा? क्योंकि इधर अगर ग्रीस अलग हटता है तो रशिया की नज़र भी इधर बनी हुई है। नहीं, वो स्थितियां तो आप बिल्कुल एक चरमोत्कर्ष हम लोग इसको कह सकते हैं। कई जानकार ये कह रहे हैं कि ऐसे अगर स्थिति होती है तो जिस कोल्ड वॉर की बात होती आई है वो फिर से वो कोल्ड वॉर शुरू ही हो जाएगा, वो दौर वापस लौटेगा। असल में ग्रीस को हम लोग बहुत ज्यादा सीरियसली ले रहे हैं। मैं एक बार फिर आपसे कहूंगा कि अगर उसको नक्शे पे भी देखें ना तो ग्रीस का अस्तित्व है, ठीक है, नाम है उसका, लेकिन आर्थिक स्थिति को विश्व की इतनी प्रभावित कर जाएगा कि अमेरिका भी, रशिया भी, इंडिया, चाइना भी, ऐसा नहीं है। अभी डॉक्टर दत्ता ने जो बात कही है ये बहुत अच्छी बात कही है कि हमारे यहाँ एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है जो कैपिटल पे भी चलती है और श्रम पर भी चलती है, दोनों पर चलती है। मेरा ये मानना है, जब आप 1990 की बात करें, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह यहाँ पर हमारी आर्थिक स्थितियों में एक परिवर्तन और क्रांति लेकर के आए थे, उस समय भी कुछ लोगों ने ये बात कही थी, लेकिन बाद में वो स्थितियां एक तरीके से वो गलत साबित हुई। दूसरी बात, ये विश्व मंदी का दौर हमेशा से रहा है और आगे आने वाले समय में भी रहेगा। तीसरी बात, जब हम लोग विश्व मंदी की बात करते हैं तो कुछ एक विशेष क्षेत्रों को अगर हम लोग लें तो उनमें बहुत ज्यादा होती है। जैसे कि हम लोग देखें
जमीन जायदाद की स्थितियों को लेकर के, ये एक विश्व मंदी का दौर है। हम अपने इंडिया में भी देखते हैं कि 30-40% जो है जो कीमतें हैं ज़मीन की, घरों की, ये वो बहुत कम जा रही हैं, वो स्थितियां हैं। अब जैसे भी बात हुई कि उसमें कि किन चीज़ों पे असर पड़ेगा, बिल्कुल असर पड़ेगा। ग्रीस में मंदी आई है तो कहीं ना कहीं तो असर पड़ेगा, निवेश हम लोगों का भी वहाँ होता है, वो पड़ेगा गारमेंट्स पर, क्योंकि हमारे इंडिया से कपड़े बहुत वहाँ पर निर्यात होते हैं। जितने भी कपड़े वहाँ पर बिक रहे हैं या तो वो चाइना से जा रहे हैं या वो हमारे इंडिया से जा रहे हैं या फिर वो बांग्लादेश से या इंडोनेशिया से, 4-5 कंट्रीज ऐसी हैं, या श्रीलंका से, कि जहाँ से। दूसरा पड़ेगा लेदर पर, कि लेदर के जो चीज़ें निर्यात होती हैं, हमारे मुरादनगर में, मुरादाबाद में बहुत सारी चीज़ें, ये लोग बरेली के आसपास का एरिया, तो वहाँ से, लेकिन वो उसकी मात्रा इतनी कम है, अगर हम कुल मिलाकर भी देखें तो वो 200-400 करोड़ से ज़्यादा का वो मामला पहुंचेगा नहीं, ज़्यादा पहुंचेगा 1000 करोड़ का पहुंच जाएगा। तो एक बहुत बड़े सिनेरियो में, बिजनेस की स्थितियों में, व्यापार की स्थितियों में 1000, 1500, 1200 करोड़ की कोई स्थिति नहीं होती। दूसरी बात, आप अमेरिका को बीच में लाई, हमारे यहाँ जो ट्रेड का निर्धारण होता है वो डॉलर्स के आधार पे किया जाता है। हम लोग विश्व के अंदर जब आदान प्रदान करते हैं अधिकतर, तो वो डॉलर्स के आधार पर निर्धारित होता है और डॉलर्स में उसका भुगतान होता है। यूरोप में स्थितियां ये होती हैं कि यूरो और पाउंड्स के ऊपर माना जाता है। जर्मनी को अगर हम थोड़ा सा अलग रखें तो, मैं जर्मनी की विशेष स्थिति मान रहा हूँ, या इटली से हमारे यहाँ फैशन इंडस्ट्री बहुत प्रभावित हो सकती है, क्योंकि इटली में, ऑस्ट्रिया से और पेरिस, फ्रांस से बहुत ज़्यादा हमारा जो ट्रेड है, जब मैं हमारे ट्रेड की बात कर रहा हूँ तो वो ट्रेड में चाइना भी शामिल है और इंडिया भी शामिल है। तो हमारे यहाँ वो फैशन ट्रेड, कपड़ों का ट्रेड, लेदर ट्रेड, इन चीज़ों पे थोड़ा सा प्रभाव पड़ने की उम्मीद है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो लोगों ने, मान लीजिए ग्रीस के अंदर माल गया हुआ है, मोटे शब्दों में समझाता हूँ, अब वहाँ पर उन्होंने दिवालिया घोषित कर दिया अपने आप को। दिवालिया शब्द इंडियन कॉन्टेक्स्ट में मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो यानी कि वहाँ से अब उन लोग, बिजनेसमैन का पैसा नहीं आएगा, वापस नहीं या आएगा, अटक जाएगा, है। या जब तक कि आईएमएफ उस पैसे को माफ ना कर दे, एक नए सिरे से वो स्थितियों को ना चले। लेकिन अब यहाँ पर ये सवाल, इससे माना कि वहां पर हम टोटल जो देख रहे हैं वो नगड़ी के बराबर ही है, क्योंकि सीधे 0.1% लेकिन यही जो है वो कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। अगर आज ग्रीस के साथ ऐसी स्थिति होती है, जैसा कि पहले भी ये हुआ कि लोग कह रहे हैं कि ग्रीस के साथ अगर ऐसी स्थिति हुई, तो अगर स्पेन भी है, इटली भी है, पुर्तगाल भी है, तो तमाम जो ये देश है, अगर धीरे धीरे सबके साथ ही ऐसी स्थिति होने लग जाएगी, तब तो सीधे तौर पर भारत के ऊपर असर पड़ना स्वाभाविक है। नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। इसका कारण ये है, देखिए ग्रीस की स्थिति बहुत ज्यादा अलग है। आपने खुद अभी दिखाया कि वहां पर भूकंप हुआ, उसके बाद उनको 50,000 यूरो का, डॉलर्स, यूरो का, या जो भी स्थिति थी कि उनको जरूरत पड़ी। उसके बाद उन्होंने पूरा एक रीबिल्ड अपने एरिया को किया पूरा, तो देखिए उनका खर्चा अलग रहा। ये स्थिति अगर मैं ऑस्ट्रिया, पुर्तगाल, स्वीडन या किसी और के साथ लगाऊं तो उनके साथ ये स्थितियां नहीं बैठती। वहां पर व्यापार की स्थिति अपेक्षाकृत ग्रीस के बहुत उन्नत है, क्योंकि ग्रीस के अंदर, मैं फिर दोबारा ये कहता हूं कि कोई चीज बहुत पैदा नहीं होती, वो लगभग बहुत सारी चीजें बाहर से, यानी कि खाने की जो चीजें हैं वो भी बहुत अधिकतर वो बाहर से मंगवाता है। तो लेकिन पुर्तगाल की ये स्थिति नहीं है। लेकिन असर तो पड़ेगा ना सर, अगर देखा जाए भारत के ऊपर भी तो उसका हम हिल जाएं, ऐसी स्थितियां नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है कि उसके अंदर स्थितियां हिल जाएं। लावनी, आपने जो प्रश्न उठाया है वो दर्शक के लिए बेशक बहुत महत्वपूर्ण है और इसको थोड़ा सा विस्तार से समझने की कोशिश भी होनी चाहिए। जब मंदी की जब बात आती है, जब सबप्राइम क्राइसिस यूएसए पे जब हुआ था और उसका प्रभाव जब यूरोप पे पड़ा था, यूरोप को मैं दो हिस्से में बांटता हूँ। एक है पश्चिमी यूरोप, एक है पूर्वी यूरोप। पश्चिमी यूरोप आर्थिक दृष्टिकोण से अभी भी काफ़ी मजबूत है और भारत के जितने सारे ट्रेड रिलेटेड या फिर आर्थिक जितने सारे इक्वेशंस हैं या फिर कनेक्टिविटी है, वो मैक्सिमम पश्चिम यूरोप के साथ है। पश्चिम यूरोप पे अगर खतरनाक मंदी की स्थिति अगर पैदा होती है, तब तो भारत में बहुत बुरी तरह से असर पड़ेगा। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि ये मंदी की जब स्थिति आई, जब यूरोप जब प्रभावित हुआ था यूएस के मंदी के बाद, उस दौरान कौन से देश बहुत ज़्यादा खतरनाक रूप से प्रभावित हुआ था? स्पेन, पुर्तगाल, ऑस्ट्रिया, मैसिडोनिया, ग्रीस, ये सब देश बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुए थे और 4-5 देशों के आर्थिक स्थिति लगभग मतलब कि ख़त्म होने के कगार में था। उस सिचुएशन पे आईएमएफ की पैकेज आई, वर्ल्ड बैंक की पैकेज आई और यूरोपियन यूनियन की पैकेज आई उनको रेस्क्यू करने में। उस दौरान भी ये कहीं ना कहीं पे प्रश्न भारत के जितने सारे एक्सपर्ट्स हैं उनके दिमाग में आया था कि भारत की साथ हद तक प्रभावित हो सकता है। वो सिचुएशन भी हम लोग देख चुके हैं और उस सिचुएशन में भी भारत के इकोनॉमी पे लगभग ना के बराबर
असर था। जब पांच छह देशों पे जब आर्थिक ठीक है, संकट आई लेकिन- तब भी उतना प्रभावित नहीं हुआ है। और मैं मानता हूं कि कल को अगर ये बाकी जितने सारे देश का आपने नाम लिया है वो लोग भी अगर आर्थिक संकट से अगर जूझते हैं और ग्रीस की तरह अगर तो आपके हिसाब सिचुएशन से होता है भारत पर उतना तब असर नहीं भी होगा। भारत में एक ऐसा चीज नहीं स्टेटमेंट होगा। मैं आपको बताऊं कि वित्त सचिव महर्षि राजीव महर्षि की तरफ से आया था कि ग्रीस संकट का भारत पर सीधा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन परोक्ष तौर पर असर पड़ सकता है। खास तौर पर अगर यूरोपीय देशों में ब्याज दरें बढ़ती हैं तो विदेशी संस्थागत निवेशक यानी FII भारत से अपने पैसे बाहर निकाल सकते हैं। तो जैन साहब, अगर पैसे बाहर जाते हैं तो खास तौर से कहा जा सकता है कि हमारा तो जो अगर सरकारी खजाने के हिसाब से देखें तो नुकसान तो होगा। नहीं, अगर देखिए इसमें तो पहले आपको इसमें एक रिसर्च आपको ये करनी पड़ेगी कि पूर्वी यूरोप का कितना पैसा हमारे यहाँ लगा हुआ है। ठीक है, वही ठीक बात है, देखिए, हमारे यहाँ जो पैसा लगा है वो जर्मनी का लगा है, या मैं कई देशों के नाम ले रहा हूँ। ठीक है। फ्रांस का हमारे यहाँ लगा है, यूके का तो है ही, इसमें कोई अलग स्थिति है। जिन देशों के नाम, जैसे ऑस्ट्रिया का पैसा ना के बराबर लगा है, मैसेडोनिया का पैसा ना के बराबर लगा है, ग्रीस का पैसा आप मान के नहीं, मतलब 2 या 3% के आसपास, मतलब वो भी नहीं बैठेगा। मेरे पॉइंट, पास कम है, मैं थोड़ा पॉइंट कम में जो शब्दों स्थिति में। में मैं कर रहा हूँ वो भी नहीं है। ये जो ग्राफ आप दिखा रहे हैं, अगर आप उस ग्राफ के अंदर अगर वही चीज दिखा रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ तो आपको लगेगा कि ना के बराबर है। बिल्कुल भी स्थितियां ऐसी नहीं होंगी। जिन लोगों का ट्रेड 100-200 लोगों का जो पैसा वहां लगा भी हुआ है, मान लीजिए वो अगर वो निकाल भी लेते हैं तो उसका बहुत ज्यादा असर पड़ने, हमारी इकोनॉमी बहुत ज्यादा बहुत ठीक है, बड़ी चलिए, है, ठीक है। आप समझ नहीं रहे हैं। ठीक है, एक सागर ठीक में है, अगर एक बाल्टी ठीक भर है। के निकाल भी लिया जाए ठीक तो है। पानी का यानी तल भारत वही को रहेगा बहुत जो ज्यादा है। घबराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। 5 सेकंड में बस दत्ता साहब आपसे पूछूंगी कि ग्रीस के पास अब लास्ट क्या रास्ता बचा है? ग्रीस के पास लास्ट ऑप्शन यही है कि या तो एकदम हाथ खड़ा कर दे जैसे ग्रीस ने कर दिया है, और कहीं ना कहीं पे एक तरह से गुहार लगाए कि ऋण की माफ़ी कर दी जाए। मैं समझता हूं कि यूरोपियन यूनियन इस चीज़ को गंभीरतापूर्ण लेगी और यूरोपियन यूनियन के हित में भी है कि ऋण की माफ़ी की घोषणा हो जाए। हाँ, पर शर्तों के साथ होगा ये तमाम चीज़ें। और मुझे लगता है कि आगे की जो आर्थिक परिस्थिति है ग्रीस का, उसको यूरोपियन यूनियन या फिर पश्चिमी देश कहीं ना कहीं पे जरूर संभाल हैंडल लेंगे। करेगी, ठीक। क्योंकि अगर नहीं करती है तो भौगोलिक दृष्टिकोण से उसका चेंजेस हो सकता है। रूस का कहीं ना कहीं पे हस्तक्षेप हो सकता है आगे जाके, और वो यूरोपियन वही- यूनियन वही- और वही- अमेरिका कभी नहीं चाहेगी। वही बिल्कुल, मेरा बीच में सवाल भी जैन साहब से यही था कि अगर, क्योंकि रशिया की नजर बनी हुई है, बहरहाल सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो बहुत खास असर तो नहीं होगा भारत के परिप्रेक्ष्य में, लेकिन फिर भी अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, जैसा कि हमारे दोनों एक्सपर्ट्स ने बताया भी कि चिंता करने की थोड़ी सी जरूरत है। स्थिति को संभाला जा रहा है, ग्रीस के ऊपर दबाव जरूर है, लेकिन अब सब कुछ निर्भर करता है 5 जुलाई को जब जनमत संग्रह होगा, क्या स्थिति होगी हम जरूर नजर बना के रखेंगे। बहरहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। आज बात मुद्दे की में बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।